नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो कभी राजस्थान के युवा तुर्क कहे जाते रहे और आज राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। और खास बात है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खास सिपह सालार भी हैं। आइए रूबरू होते हैं राजेंद्र सिंह राठौड़ से। राठौड़ साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पहले आपको बधाई, आपकी सरकार बनी है और प्रचंड बहुमत से आप सरकार बना पाए हैं। तो आपको लगता था कि इस तरह से बिल्कुल परिवर्तन होने वाला है? इतना बड़ा परिवर्तन होगा ये एहसास नहीं था, पर यह एहसास जरूर था कि राजस्थान का आवाम मौका लगते ही मौजूदा सरकार को विदा करना चाहता था, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में सरकार के मुखिया ने राजस्थान के लोगों की चिंता नहीं की। हम प्रतिपक्ष में बैठे लोगों की चिंता की, प्रतिशोध के भाव से ग्रसित रहे और पूरे राजस्थान के अंदर ना सरकार की उपस्थिति कहीं दर्ज हुई, ना सरकार का इकबाल दर्ज हुआ। इतने वर्षों के बाद पहले बार इस चुनाव के अंदर कानून व्यवस्था एक मुद्दा बनी। राजस्थान विकास के रूप में आज भी पिछड़े राज्यों में शामिल हो गया। भारत सरकार ने एक सर्वेक्षण करवाया था 20 बड़े राज्यों में क्या स्थिति है विकास की दर से लेकर आर्थिक संरचनाओं और आधारभूत संरचनाओं से लेकर जनहित से जुड़े हुए विकास के कामों का आकलन भारत सरकार के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने किया। राजस्थान नीचे से 5वीं पायदान पर था। ये सर्वेक्षण है उस सरकार का जिस सरकार की यहाँ राजस्थान में सरकार थी। अभी पिछली सरकार के नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, पूरे देश के अंदर नेशनल क्राइम ब्यूरो अपराधों के आंकड़े एकत्रित करता है, उसके बाद उनको जारी करता है। हम महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पर आकर खड़े हो गए। अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार में हम यूपी के बाद दूसरे स्थान पर आकर खड़े हो गए। कुल मिला के ऐसी भयावह तस्वीर थी जिसके लिए आम व्यक्ति अंदर ही अंदर महसूस कर रहा था कुछ वसुंधरा जी का करिश्मा, कुछ मोदी जी का अंडरकरंट और कुछ लोगों के बदलाव की इच्छा और वसुंधरा जी के पूर्ववर्ती शासन को और इस शासन को तुलनात्मक दृष्टि से जब लोगों ने तोला तो उसके बाद लोगों ने यह परिवर्तन किया। जी, लेकिन जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला, जैसे मैंने पहले कहा कि जनादेश है, 40% से ज्यादा लोगों ने आपको वोट दिया है राजस्थान में, तो इनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। तो कितना मुश्किल होगा उन उम्मीदों को पूरा करना? कांटों का ताज है, इतना प्रचंड बहुमत है। अपेक्षाएं, उम्मीदें, आशाएं बहुत लोगों को है। कोशिश कर रहे हैं उन पर खरे उतरे। हर दृष्टि से बदहाल राजस्थान विरासत में मिला है। राजस्थान आर्थिक रूप से टूटा हुआ है। 1,35,000 करोड़ से ज्यादा राजस्थान के माथे पर कर्जा है। राजस्थान की बिजली कंपनियां कर्जे में डूबी हुई है। राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है सबकी हालत खस्ता है। और इन सब के बीच में राजस्थान के लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, मैं इसलिए मुझे विश्वास है कि उम्मीद हम पूरा करेंगे क्योंकि हमारे पास करिश्मी नेतृत्व है वसुंधरा जी का और उन्होंने अपने योजना को अमली जामा पहनाना प्रारंभ भी कर दिया है। सभी विभाग चुस्त दुरुस्त हो रहे हैं। पूरी उम्मीद करेंगे कि राजस्थान के लोगों के, आम लोगों के सपने को हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल के चयन को लेकर अभी काफी उहापोह की स्थिति देखी गई। बड़ा गोपनीय तरीके से मंत्रियों के नाम लीक नहीं किए जा रहे थे। तो कितना मुश्किल हो रहा है कि जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, आप कब तक करेंगे और कैसे करेंगे? सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व देना कितना मुश्किल हो रहा है? ये सवाल और इस सवाल का उत्तर देने का अधिकार मेरे पास नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का स्वयं का अधिकार है कि वो किसको मंत्रिमंडल में, किस रूप में, किसको काम ले। मैं मेरी कह सकता हूं कि मैं हमेशा भाजपा का कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को मैंने काम में जुटाया है और अब भी मुझे जिस रूप में काम दिया गया है, अगर मंत्री परिषद में मुझे शामिल नहीं की भी किया जाता तो भी मुझे कोई मलाल नहीं रहता। मैं वसुंधरा जी की निर्देशन पर उनके बताए कामों को पूरा करने का काम करता। आपको फिर दोबारा बहुत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा मिला है, जैसे आपने खुद कहा कि बीमार है पूरी व्यवस्था, कैसे उपचार कर पाएंगे? निश्चित तौर पर जब स्वास्थ्य मापदंडों को हम देखते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स को देखते हैं, तो राजस्थान बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा है।
पिछले वर्षों में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता चला गया, पर गुणवत्ता कहीं न कहीं दूर होती चली गई। आम व्यक्ति का राजकीय चिकित्सालयों के प्रति जो विश्वास था वो धीरे धीरे खंडित भी हुआ। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है उस विश्वास को कैसे मैं पूरा करूं, कैसे पैदा करूं आम जन व्यक्ति के मन में कि सरकारी चिकित्सालय में भी उसकी सेवा होगी। मेरे जितने भी साथी लोग हैं जो विशेष तौर पर चिकित्सा सेवा के साथ जुड़े हुए चिकित्सक हैं, उनके साथ भी मैंने डायलॉग प्रारंभ किया है। मैंने बैठकों में भी उनको कहा है कि मैं डॉक्टर्स फ्रेंडली मिनिस्टर हूं। एक टीम बनाकर सिर्फ आलोचना की दृष्टि से नहीं, हम इस कमी खामी को कैसे सुधार पाए इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं एक चुनौती है, पर चुनौती को पूरा करने का पूरा काम करूंगा। पिछली बार वसुंधरा जी के शासनकाल के अंदर मैं पीडब्ल्यूडी का मंत्री था, तब भी हमने पूरे देश के अंदर सर्वाधिक ग्रामीण और सर्वोच्च गुणवत्ता की सड़कें बनाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस बार भी करेंगे। मैं पहले सरकार में भैरव सिंह जी शेखावत साहब के नेतृत्व में बनी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री था। हमने पूरे देश के अंदर पोलियो अभियान, पोलियो उन्मूलन चलाकर एक नई दिशा उनको दी थी। मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, ठेके पर सफाई व्यवस्था, कई प्रकार के कार्य, नवाचार के कार्यक्रम उस वक्त भी हमने प्रारंभ किए थे। इस बार भी नवाचार भी करेंगे और लोगों में विश्वास भी पैदा करेंगे और हमारे चिकित्सकों के साथ एक टीम बनाकर आलोचना नहीं समालोचना करके इस विभाग को आगे बढ़ाएंगे। जी, अभी निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना है, दोनों पर एक असमंजस की स्थिति। क्या नई सरकार इसको लागू रखेगी या बंद कर देगी? हम जन कल्याण के लिए उठाए गए पूर्ववर्ती सरकार के किसी कदम को वापस नहीं लेंगे, पर मुझको अफसोस इस बात का है कि निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क उपचार, इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कह सकते हैं कि निःशुल्क जांच योजना बिना बजटीय प्रावधान के प्रारंभ कर दी। आज सारे चिकित्सालय जिनका मैं दौरा कर रहा हूं, कल मैं हनुमानगढ़ चिकित्सालय में था, जिला चिकित्सालय के पर 40 लाख से ज्यादा का एक तरह से कर्जा बना हुआ है। अच्छा रहता कि हम इस बजट में प्रावधान करते और उसके बाद इन योजना को वास्तविक रूप से कैसे अच्छी तरह लागू कर सकते, इसका अध्ययन करके लागू करते। आनंद फानन के अंदर योजना लागू करके लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, पर मैं इस योजना को और सुधारूंगा। मैंने अभी विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है, हम जांच कर रहे हैं किस प्रकार गुणवत्ता की दवाई सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से मिले। हम नहीं चाहते कि जेनरिक मेडिसिन के नाम पर ऐसी दवाई मरीज को पकड़ा दें जिससे वो उसका इलाज होने के बजाय वो लाइलाज अपने को महसूस करे। इसी तरह जांच योजना के अंदर बिना उपकरण के, बिना डॉक्टर्स के, बिना पैरामेडिकल स्टाफ के, बिना टेक्नीशियन के, बिना टेक्निकल स्टाफ के योजना चालू कर दी। लंबी चौड़ी घोषणाएं हो गई। आज उस योजना के मर्ग मरीचिका में आम मरीज परेशान हो रहा है, इनको ठीक करेंगे और इनको ठीक तरह से लागू करेंगे। मंत्री के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती ये भी होगी कि मातृ शिशु मृत्यु दर जो है वह काफी बहुत चिंताजनक स्थिति है, कैसे इस पर कंट्रोल कर पाएंगे आप? निश्चित तौर पर जब देश के पैमाने पर हम जिक्र करते हैं मातृ मृत्यु दर का, शिशु मृत्यु दर का, तो इसके साथ ही कुपोषित बच्चों का, कुपोषण का, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान बहुत बदतर हालात में है। इसके लिए हम नीचे से, हमारी जो सबसे छोटी इकाई है उपकेंद्र से हमें सारी सुविधाएं के साथ साथ गुणवत्ता को तय करना पड़ेगा। हमारे प्रशिक्षण देकर हमारे चिकित्सा कर्मियों को तैयार करना पड़ेगा। एक रोड मैप बनाएंगे, उस ओर बढ़ने का काम करेंगे। जी, आपके विभाग की बात करें तो परिवार कल्याण कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है ये, लेकिन इसको नसबंदी जब ये दूरबीन पद्धति से नसबंदी करते हैं उसके प्रोसेस पर कई बार डॉक्टर भी सवाल उठाते हैं। कल सरकारी हॉस्पिटल में कुछ सवाल उठाया गया, कैसे सुधार होगा इसमें? इस पूरी योजना का, पूरे कार्यक्रम की मैं समीक्षा करूंगा। जी, एड्स कंट्रोल कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, परंतु जिस तरह के लेप्रोस्कोप का इस्तेमाल का तरीका मुझे बताएगा, मुझे वास्तव में अफसोस हुआ कि इस आधुनिक युग के अंदर हम इस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ठीक करेंगे, इस योजना को भी लागू करेंगे। जी, डॉक्टरों की बात करें तो पूरे प्रदेश के डॉक्टर पिछली सरकार से काफी खफा थे और आपकी सरकार से उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है वेतनमान को लेकर, सुविधाओं को लेकर, कैसे खुश कर पाएंगे आप? मैं चिकित्सक संगठनों के जो प्रतिनिधि उनसे जीवन संपर्क बना के रखूंगा। कुछ मैं अपनी उनको कहूंगा, कुछ उनकी सुनूंगा। एक सामंजस्य का भाव जब हमारे बीच में पैदा होगा, विश्वास का भाव, तो मैं समझता हूं कि बेहतर सेवा भी मिलेगी और उनकी न्याय संगत बातों पर भी सरकार विचार करेगी। राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति आज भी बदतर है, बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है।
और चूंकि आप मंत्री हैं और खास तौर पर डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? कन्या भ्रूण हत्या अभिशाप है हमारे समाज पर, कलंक है। और आज इसी कारण से लगातार पुरुष और महिला का जो अनुपात है वो बिगड़ता जा रहा है। बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं सामने 2011 की जनगणना में। हमने ये जो भ्रूण की परीक्षण के लिए जो कानून बना है उसकी कड़ाई से पालना करेंगे और इसके लिए सामाजिक चेतना की भी आवश्यकता है, उसको भी करेंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका व्यवहारिक हल ढूंढकर इसको ऐसे प्रावधान करेंगे ताकि कोई हिम्मत नहीं कर पाए एक भ्रूण परीक्षण का और कन्या हत्या की। जी, अपने इलाके में हालांकि वो आपकी देन है, आपकी सरकार की देन है कि ये नेशनल हाईवे बहुत बढ़िया आपने सौगात दी थी पिछली बार जब आप सरकार में थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। और उसका एक दूसरा पहलू ये हुआ कि रफ्तार जो वाहनों का बहुत ज्यादा बढ़ा और एक्सीडेंट भी खूब होने लगे। ट्रोमा सेंटर भी बनाया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? कब तक शुरू होगा ट्रोमा सेंटर? सड़क दुर्घटना में हताहत होने वाले और मरने वालों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, पूरे देश के अंदर ही चिंता का विषय है जी। और इसीलिए ट्रोमा सेंटर जगह जगह स्थापित किए गए ताकि इस प्रकार के दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति को तत्काल इलाज मिल जाए। हनुमानगढ़ का ट्रोमा सेंटर भी 2.5 साल से बंद पड़ा, कल मैंने उसका निरीक्षण भी किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ 60 दिन के अंदर अंदर इन ट्रोमा सेंटर को हनुमानगढ़ के और जहां भी राजस्थान में जितने भी ट्रोमा सेंटर बने हैं उनको मैं चालू करूँ, मेरी योजना में शामिल करूंगा मैं। और दुर्घटना के लिए तो रोड सेफ्टी काउंसिल बनी हुई है राजस्थान स्तर पर। रोड सेफ्टी काउंसिल अपने कदम उठाती भी है, पर सरकारी स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर चिंतित है और इस पर कोई ना कोई कारगर कदम उठाए। हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र काफी नशे को लेकर काफी बदनाम रहा है और पिछली सरकार ने यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र बनाने की बात कही थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। चूंकि अब आप मिनिस्टर बन गए हो, इस क्षेत्र से लगाव है पूरा, कब तक ये नशा मुक्ति केंद्र की घोषणा होगी, शुरुआत होगी? अभी तो हमने अभियान चलाया है। जिन दवाइयों का नशे के अंदर सेवन हो रहा है, नौजवान जिसको खाकर और एक तरह से अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं, उन पर किस तरह अंकुश लगे, मैंने ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को सचेत किया है। और किस प्रकार इस प्रकार की दवाइयां, प्रतिबंधित दवाइयां जो आज नशे के रूप में इस्तेमाल हो रही है, उस पर रोक लगे। और अगर आवश्यकता पड़ी तो नशा मुक्ति केंद्र के लिए भी अभी हाल फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई योजना प्रस्तुत नहीं हुई है, पर मैं विचार करूंगा। लेकिन मंत्री गुरु एक सवाल है कि ये खास तौर पर जब सरकारी डॉक्टर वैसे कमी है लेकिन फिर कुछ वीआरएस लेना चाहते हैं, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई है, सरकार ने पहले भी किया था, तो क्या इस वीआरएस लेने की जो रोक है उसको आप हटाएंगे? सबसे पहले हम नए चिकित्सकों की भर्ती करेंगे, बड़ी संख्या में पद रिक्त है, 90,000 पद चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त है, उनको पहले भरने का काम करेंगे, फिर इस पर विचार करेंगे वीआरएस के बारे में क्या नीति। पर एक व्यक्तिगत सवाल बड़ा अजीब आपको लग सकता है कि जैसे पिछला जो 2-4 साल का जो समय रहा आपके लिए काफी मतलब परेशानी भरा रहा, कभी जेल कभी बाहर, तो आपको मतलब क्या महसूस होता है, क्या राजनीतिक करियर को लेकर आप क्या सोचते थे उस समय? मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में चुनौतियां जब कभी भी मेरे सामने आई, मैंने उनको मजबूती से उनका मुकाबला किया और उनसे निकल गया। पिछली सरकार ने जो प्रतिशोध के भाव से सीबीआई का जिस प्रकार इस्तेमाल किया और उस पूरे संघर्ष में मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी रही। मैं पहला व्यक्ति हूंगा जिसको एक राष्ट्रीय पार्टी ने जेल जाने के लिए पार्टी मुख्यालय से कहा तो जाओ, हम पूरी पार्टी आपके साथ हैं। मुझे अपनी न्यायपालिका पर उम्मीद है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार राजस्थान में स्वच्छ राजनीति रही है, हम तो बहुत समझ रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत इसके जनक माने जाते रहे, उसमें इस प्रकार की शुरुआत कष्टदायक तो है, परंतु अब हम चूंकि सत्ता में, इसलिए हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। और जब कभी भी व्यक्तिगत तौर पर कोई चुनौती आती है उसका मुकाबला पहले मजबूती से किया है और सब ऊपर वाले की देन है, वो कब क्या तय करता है। मैं अर्श पर भी रहा, मैं फर्श पर भी रहा और वापस अर्श पर। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आप बिल्कुल अर्श पर रहें। और विधानसभा चुनाव में एक खास बात रही कि जब आप शुरू चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ एक जाति विशेष के लोगों ने, जो दिग्गज लोग थे, उनका एक
संकल्प था कि किसी तरह से राजेंद्र सिंह राठौर को हराना है और वो लोग गए भी वहां पर। कितना चुनौतीपूर्ण था ये चुनाव आपके लिए? मेरे लिए चुनाव बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं था। मैं 6ठी बार लगातार एमएलए हूँ। चूरू के हर वर्ग से, हर जाति से, हर समाज से मेरा जीवन संपर्क है। अखबारों में नेतागिरी करने वाले लोग ये सोचे कि सामाजिक समरसता को बिगाड़ कर हम किसी को जिता देंगे, हरा देंगे, उनका सपना दूरदर्शित हो गया। मेरे को क्या हराएंगे, जरा अपने खुद के भ्राता को तो जिता लेते सूरतगढ़ से, तब तो मैं मानता। ये स्वयं लोग हैं, इनके साथ ना इनका समाज है, ना इनके दूसरे लोग हैं। इनके कृत्य और कुकृत्य को जनता जानती है, इसलिए जनता ने मेरा साथ दिया। राठौर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।